आज बच्चों हम चैप्टर 3 शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। समालोचनात्मक का मतलब होता है रिव्यू करना, और संस्करण यानी जो एडिशन तैयार होता है। तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण का मतलब है कि महाभारत को रिव्यू करके यानी कि दोबारा से उसका अध्ययन करके उसकी कमी वगैरह देखकर संस्करण तैयार हुआ, यानी उसका नया एडिशन तैयार हुआ। तो इस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। जैसे अब स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान V.S. सुखथानकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। यानी कि ये जो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण है, इसकी जो शुरुआत है, यही परियोजना का नाम ही यही है। परियोजना मतलब जो ये प्रोजेक्ट था उनका कि उन्होंने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करना है। तो इसकी जो शुरुआत हुई वो 1919 में हुई और संस्कृत विद्वान V.S. सुखथानकर के नेतृत्व में हुई। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। यानी कि बहुत सारे विद्वान मिले, उन्होंने जिम्मेदारी उठाई कि हम इसका महाभारत का ऐसा एक संस्करण तैयार करेंगे। और उन सब विद्वानों का नेतृत्व किसने किया? V.S. सुखथानकर ने। तो जिम्मा उठाया, यहाँ तक अंडरलाइन कर लो पहले आप सारा। उसके बाद आगे नेक्स्ट, आरंभ में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। यानी कि ये जो संस्करण तैयार होना था, इसके लिए उन्होंने क्या करा, देश के अलग अलग भागों में जो भी महाभारत लिखी हुई थी, वो सारी महाभारत की जो पांडुलिपियाँ थी उनको उन्होंने इकट्ठा किया। अगला पैराग्राफ, उन्होंने, ये तीसरी लाइन से बेटा मैं बोल रही हूँ, उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया। विद्वानों ने मतलब जैसे अलग अलग महाभारत की पांडुलिपियाँ इकट्ठी की थी, तो उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया। चयन का मतलब छांटना, ढूंढना। यानी कि उन्होंने वो वाले श्लोक सिलेक्ट करे जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे। पहले तो उन्होंने सारी पांडुलिपियों को इकट्ठा किया, फिर उन्होंने वो श्लोक ढूंढे जो लगभग सभी में थे। और फिर क्या हुआ, उनका प्रकाशन उन्होंने 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया। यानी कि पहले सब छांटा करा, फिर जब प्रकाशन हुआ तो वो जो संस्करण तैयार हुआ वो 13,000 पेजों का था, और वो अनेक ग्रंथ खंडों में उसको किया गया। ग्रंथ खंड का मतलब जैसे उसका पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसे तैयार हुए। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। ये जो सारा काम किया गया, इसमें 47 ईयर्स का टाइम लगा। तो आपने इसमें इतना ही करना है बेटा। तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं एक एक नंबर के, तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन से प्रश्न बन रहे हैं। कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जो है कब शुरू हुआ? 1919 में। किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? V.S. सुखथानकर के नेतृत्व में। इस संस्करण के परियोजना में कुल कितने वर्ष लगे? 47 वर्ष लगे। इसका प्रकाशन कितने पेजों में हुआ इसका? तो 13,000। तो ये तो हुए एक एक नंबर के प्रश्न। कई बार इसमें लॉन्ग प्रश्न भी आ जाता है, जिसमें कि ये सारा जो मैंने अंडरलाइन करवाया है वो सब आ जाएगा। किस प्रकार महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जो है तैयार किया गया, या ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना कैसे रही। तो किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो उसमें जो जो मैंने ये भी अंडरलाइन करवाया वो सब आएगा। जैसे 1919 में तैयार शुरू हुआ, इनके नेतृत्व में शुरू हुआ, कई विद्वानों ने इसमें काम करा, उन्होंने देश के अलग अलग भागों से महाभारत की पांडुलिपियों को इकट्ठा किया, फिर उन्होंने वो सारे श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में थे, फिर उसका प्रकाशन 13,000 पेजों में कई ग्रंथ खंडों में हुआ। इसको पूरा करने में 47 वर्ष लगे। तो ये सारा उसमें आ जाएगा।
इसके बाद बेटा नेक्स्ट आपका आता है दूसरा टॉपिक बंधुता एवं विवाह का। उसमें 2.1 पे हम आ रहे हैं परिवारों के बारे में जानकारी। परिवार तो सब जानते ही हैं परिवार क्या होता है, तो आप ये चौथी लाइन से अंडरलाइन कर लो कि जैसे कोई एक ही परिवार है, वो एक साथ भोजन करते हैं, कई जो संसाधन वो यूज़ करते हैं वो आपस में मिल बांट कर उसका इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते हैं, काम करते हैं और एक साथ अनुष्ठानों को संपादित करते हैं। अनुष्ठानों को संपादित करने का मतलब है जो पूजा पाठ वो करते थे। तो परिवार के बारे में क्लियर हो गया। परिवार जिसमें लोग मिलकर भोजन करते हैं, मिलकर संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं, एक साथ पूजा पाठ करते हैं, एक साथ काम करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट लाइन, पारिवारिक रिश्ते जो हैं वो नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं। नैसर्गिक का मतलब होता है बेटा जो नेचुरल होते हैं, जो गॉड की तरफ से हैं, तो वो पारिवारिक रिश्ते रक्त संबंध माने जाते हैं। लेकिन अब ये कुछ समाज ऐसे भी थे जिसमें कि कज़न, चचेरे मौसेरे जो भाई बहन होते हैं उनसे भी खून का रिश्ता माना जाता है और कई समाजों में नहीं माना जाता है। तो इसमें दोनों तरह के समाज आ जाएंगे। वो भी हैं जो मतलब ये चचेरे मौसेरे भाई बहन के साथ भी खून का रिश्ता मानते हैं, और वो भी परिवार हैं जो नहीं मानते हैं। इसके बाद बेटा 2.2 हम करने जा रहे हैं पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। अब पितृवंशिक शब्द का मतलब आप लोगों को वैसे पता होना चाहिए, यहाँ साइड में भी लिखा हुआ है कि पितृवंशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, प्रपौत्र आदि से चलती है, और मातृवंशिकता जिसमें वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। तो ये आप अंडरलाइन कर लो, ये साइड में जो लिखा हुआ है पितृवंशिकता, मातृवंशिकता इम्पोर्टेंट है। अब पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श हम पढ़ने लगे हैं। तो पितृवंशिक व्यवस्था आप समझ ही गए हो, यानी कि पिता के जितने भी संसाधन हैं, जो कुछ है, उसके बाद उसके पुत्र का होगा, और फिर पुत्र के बाद उसके पुत्र का। तो इस तरह से ये वंश परंपरा चलती रहती है। अब इसमें महाभारत की बात कर रहे हैं कि महाभारत जो है वो बांधवों के दो दलों कौरव और पांडव के बीच में भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। ये तो आप सबको पता ही है कि महाभारत में बांधवों के दो दल थे, एक कौरव एक पांडव, और उनके बीच में जो लड़ाई हुई थी वो भूमि और सत्ता को लेकर हुई थी, और दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे। ये अंडरलाइन कर लो। जब ये संघर्ष हुआ, मतलब ये युद्ध हुआ, उसमें पांडव विजयी हुए, और उनके विजयी होने के बाद पितृवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। यानी कि जो महाभारत है उसमें भी बताया गया है कि पितृवंशिकता थी। हालांकि जो पितृवंशिकता थी वो इस महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को और सुदृढ़ किया। यानी कि ये जो महाभारत का जो महाकाव्य लिखा गया, इससे पहले भी समाज में पितृवंशिकता थी, महाभारत में भी कहानी में पितृवंशिकता को डाला गया, तो उससे इसको और बल मिला कि हाँ पितृवंशिकता ही होनी चाहिए। पितृवंशिकता में पुत्र जो है वो पिता की मृत्यु के बाद उसके संसाधनों पर सारा अधिकार जमा सकते थे। जो अधिकतर राजवंश थे सब जो हैं पितृवंशिकता प्रणाली का ही अनुसरण करते थे, यानी कि उनमें पितृवंशिकता प्रणाली ही थी। हालांकि इस प्रथा में विभिन्नता थी। कभी कभी पुत्र के ना होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था, तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां जैसे प्रभावती गुप्त सत्ता का उपभोग करती थी। ये तो आपने प्रभावती गुप्त का पहले भी पढ़ा है आपने।
तो इसमें क्या है कि जो ज़्यादातर राजवंश थे वहाँ पर पितृवंशिकता ही होती थी। हाँ, अगर किसी का पुत्र नहीं है मान लो, तो दूसरा भाई उत्तराधिकारी बन जाएगा, या उसका कोई संबंधी जो है वो उसके उत्तराधिकारी बन जाएगा। और कुछ ऐसी भी स्थितियाँ भी आई जैसे में कि प्रभावती गुप्त जो है वो स्त्री होने के बावजूद उसने सत्ता का उपभोग किया। तो इसमें आपने पितृवंशिकता के बारे में पढ़ा। तो अभी आपने जो है 2.1 में पढ़ा था परिवारों के बारे में जानकारी, जिसमें तुमने पढ़ा कि एक ही परिवार के सदस्य मिलकर रहते हैं, मिलकर खाना खाते हैं, मिलकर संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, मिलकर पूजा पाठ करते हैं। कहीं कहीं पर जो चचेरे मुसेरे भाई बहन हैं उनसे भी खून का रिश्ता माना जाता है और कहीं कहीं पर नहीं माना जाता है। 2.2 जो पितृवंशिक व्यवस्था आई उसमें आपने पढ़ा कि महाभारत की जो मेन कथा वस्तु थी उसमें बताया गया कि कौरवों और पांडवों के बीच में भूमि और सत्ता को लेकर युद्ध हुआ। फिर उसमें पांडवों की जीत हुई और उसमें उत्तराधिकार जो था वो पितृवंशीय था। महाभारत से पहले भी समाज में पितृवंशिकता थी। कई राजवंश थे जहाँ पे पितृवंशिकता होती थी, और अगर पुत्र नहीं होता था तो भाई बन जाता था उत्तराधिकारी, या कोई रिश्तेदार बन जाता था। तो ये सब आप पढ़ चुके हो। अब हम 2.3 शुरू कर रहे हैं, विवाह के नियम। अब इसमें सेकंड लाइन से अंडरलाइन करो, जो पैतृक संसाधन थे उन पर स्त्रियों का कोई अधिकार नहीं था। पुत्रियों को मतलब कोई अधिकार नहीं होता था पैतृक संसाधनों पर, यानी पिता के संसाधनों पर। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था, यानी कि उनका विवाह जो है गोत्र से बाहर करते थे। और इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। तो इसमें जो है इसका तात्पर्य यह था कि जो ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। यानी कि वो जो बहिर्विवाह पद्धति को अपनाते थे, यानी कि गोत्र से बाहर शादी करना उन मानते थे वो। इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। तो अभी आपने इसमें बहिर्विवाह के बारे में पढ़ा। तो बहिर्विवाह कौन सा विवाह है? जिसमें कि गोत्र के बाहर विवाह होता है। तो ये आप इधर साइड में जो है ये बॉक्स में जो लिखा हुआ है ये भी पढ़ेंगे। विवाह जो है अंतर्विवाह भी होता है और बहिर्विवाह भी होता है। अंतर्विवाह जो एक ही गोत्र कुल या एक ही जाति में होगा, और बहिर्विवाह जो गोत्र से बाहर होगा। बहुपत्नी प्रथा क्या थी? जिसमें एक पुरुष की एक से ज़्यादा पत्नी है। और बहुपति प्रथा जिसमें कि एक स्त्री के अनेक पति हैं। तो ये आपने अब ये चारों चीज़ें जो हैं ये भी अंडरलाइन करनी है। अब इसका नेक्स्ट पैराग्राफ, नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे नए नगरों का विकास हुआ, जैसे जैसे नए नगर बने, तो सामाजिक जीवन जो है वो जटिल हो गया। यहाँ पर निकट और दूर से आकर अब लोग मिलते थे। वस्तुओं की खरीद फरोख्त के साथ ही इस नगरीय परिवेश में विचारों का भी आदान प्रदान होता था। जैसे जैसे नगरों का विकास हुआ, लोग व्यापार के लिए, वस्तुओं को खरीदने बेचने के लिए एक दूसरे से मिलने लगे। तो जब लोग मिलने लगे तो उनके विचारों का भी आदान प्रदान होने लगा। संभवतः इसी वजह से आरंभिक विश्वासों
और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। जब लोग एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के साथ विचार उन्होंने एक्सचेंज करे, तो उनको कुछ चीज़ें गलत भी लगने लग गई। ये जो लिखा ना, आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए, यानी कुछ चीज़ें उन्हें लगा कि ये क्यों है ऐसा। तो इस चुनौती के जवाब में अब ब्राह्मणों ने क्या करा, जब उनको लगा कि इस तरह से प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, तो ब्राह्मणों ने क्या करा, समाज के लिए आचार संहिताएं तैयार की। आचार संहिताएं का क्या मतलब होता है? आचार संहिता का मतलब होता है कि उन्होंने कुछ नियम कानून बनाए, और उन्होंने जो कहा कि हम ये जो नियम बना रहे हैं, इनको सभी समाज को इसका पालन करना है। लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्म सूत्र व धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। तो 500 ईसा पूर्व से क्या हुआ, जो इन्होंने ये मानदंड बनाए थे, जो इन्होंने ये रूल बनाए थे ब्राह्मणों ने, उन्होंने उनका संकलन, माने उनको इकट्ठा करके ग्रंथों में उन्होंने उनका संकलन कर दिया, और उन ग्रंथों को धर्म सूत्र व धर्मशास्त्र कहा गया। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो उसमें ग्रंथ था, वो था मनुस्मृति, जिसका संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में हुआ। इन ग्रंथों के जो लेखक थे, वो तो आपको पता चल ही गया, ब्राह्मण थे। तो उनका ये मानना था कि उनका जो दृष्टिकोण है वो सार्वभौमिक है, सबके लिए है, और उनके बनाए नियमों का पालन सब करेंगे, ये उन्होंने कहा। उसके बाद आगे धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र जो हैं, इन्होंने कहा कि विवाह के कुल 8 प्रकार हैं, जिसमें से 4 उन्होंने उत्तम माने, और जो बाकी के 4 थे उन्होंने उनको निंदित माना कि ये वाले नहीं होने चाहिए। तो अभी आपने जो ये 2.3 वाला टॉपिक पढ़ा है विवाह के नियम का, इसमें एक प्रश्न तो आपका ये बनता है कि बहिर्विवाह पद्धति किसे कहते हैं, या अंतः विवाह पद्धति किसे कहते हैं, ये बन गया क्वेश्चन आपका। या ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों में सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा था, मनुस्मृति का संकलन कब हुआ, धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र जो हैं क्या थे, नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन कैसे जटिल हुआ, सामाजिक जीवन जटिल होने पर ब्राह्मणों ने क्या किया, धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के कुल कितने प्रकारों को स्वीकृति देते हैं, कितने प्रकार उत्तम माने गए। तो ये सब आपके क्वेश्चन इस पूरे में से बनते हैं। तो इसमें आपने यही पढ़ा अभी कि धर्म सूत्र धर्मशास्त्र जो हैं, ये आपको पता चल गया, उनके ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए ये ग्रंथ थे, और मनुस्मृति इनका मेन सबसे बड़ा ग्रंथ था, जो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में इसका संकलन हुआ था। सामाजिक जीवन जटिल क्यों हुआ, क्योंकि लोग नगरों के विकास से लोग आपस में मिलने लगे, वस्तुओं को खरीदने बेचने लगे, लोग आपस में मिलते थे तो उनके विचारों का भी आदान प्रदान हुआ। तो ये सब कुछ आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है 2.4 स्त्री का गोत्र। एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई, वह लोगों, खास तौर पे ब्राह्मणों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। तो क्वेश्चन आ सकता है, गोत्र से आप क्या समझते हैं? तो ये जो गोत्र पद्धति है, ये तकरीबन 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई, और इसमें क्या था कि
उन्होंने जैसे मतलब शुरू में कहा गया कि ब्रह्मा जी ने ऋषियों को उन्होंने उत्पन्न किया था। शुरू में 7 ऋषि थे, बाद में और भी हो गए, और ब्राह्मणों ने अपने आप को वर्गीकृत कर दिया। तो उन्होंने मतलब ये कहा कि ये जो गोत्र है, ये प्रत्येक गोत्र एक ऋषि का नाम है। जैसे कि ऋषि अगस्त थे, ऋषि कश्यप थे, तो इस तरह से उन्होंने कहा कि हर गोत्र एक ऋषि के नाम पर है। और ब्राह्मण जो हैं वो अलग अलग गोत्रों में वर्गीकृत हो गए, और फिर जो एक गोत्र के सदस्य थे उनको माना गया कि वो उस ऋषि के वंशज हैं। अब गोत्रों के 2 नियम थे, ये भी कई बार आ जाता है कि गोत्र संबंधी नियम बताएं। तो गोत्र के 2 नियम क्या थे कि विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था। यानी कि शादी के बाद जो महिलाएं हैं वो पिता की जगह पर पति के गोत्र को की मानी जाएंगी। एक तो ये नियम था। दूसरा नियम ये था कि एक ही गोत्र के जो सदस्य होंगे वो आपस में विवाह नहीं कर सकते। तो ये गोत्र के 2 नियम थे। अब आगे प्रश्न ये उठता है कि क्या इन नियमों का सामान्यतः अनुसरण होता था? यानी कि ब्राह्मणों ने ये नियम तो बना दिए, गोत्र के 2 नियम, कि शादी के बाद जो स्त्रियां हैं वो पति का गोत्र यूज़ करेंगी, या एक ही गोत्र वाले आपस में शादी नहीं करेंगे। तो अब ये आया कि ब्राह्मणों के नियमों का क्या सब जगह पालन हुआ? तो उसके लिए आपने ये एग्जाम्पल देना है। यहाँ से एग्जाम्पल शुरू हो रहा है बेटा। कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा, यानी बहुपत्नी तुम्हें बताया ही था कि उनकी एक से अधिक रानियां होती थी। तो कुछ सातवाहन राजा ऐसे थे जो बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे, यानी कि वो एक से अधिक पत्नियां रखते थे। सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि उनके नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से उद्भूत थे, जो उनके पिता के गोत्र थे। तो क्या मतलब है इसका कि सातवाहन राजाओं से जिन रानियों ने शादी की थी, उन रानियों के नामों को जब देखा गया कि उनके नाम क्या हैं, तो ये पता चला कि उन्होंने पति का गोत्र नहीं इस्तेमाल किया हुआ था, उन्होंने पिता का गोत्र ही इस्तेमाल किया हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि सातवाहन राजाओं ने कि यहाँ पर ब्राह्मण की इस बात का, इस नियम का, ये गोत्र नियम का अनुसरण नहीं किया गया। तो रानियों के नाम को जब देखा गया तो पता चला कि उन्होंने पति की जगह पिता के गोत्र को ही लगाया हुआ था। तो इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा, जैसा कि ब्राह्मणीय व्यवस्था में अपेक्षित था, उन्होंने पिता का गोत्र नाम ही कायम रखा। जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि ब्राह्मणीय व्यवस्था कहती थी कि पति का गोत्र लगाओ, लेकिन उन्होंने पिता के गोत्र को ही लगाए रखा। यह भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थी। तो एक ही गोत्र से होने से क्या हुआ कि बहिर्विवाह पद्धति का जो नियम था ये उसके खिलाफ था। तो इस तरह से अगर पेपर में ये आता है कि क्या गोत्र संबंधी नियमों का पालन सब जगह हुआ, तो आप उसमें ये सातवाहन वंश के राजाओं का एग्जाम्पल दोगे कि सातवाहन वंश के राजाओं के जब इनके अभिलेख वगैरह देखे गए, इनके रानियों के नाम देखे गए, तो इन सब से ये सारा लिखोगे कि पता चला कि यहाँ पर नियमों का पालन नहीं होता था। एक्सप्लेन करके लिखोगे कि रानियों के नामों का विश्लेषण किया गया, ये सब इसमें आपने मेंशन करना है। तो गोत्र से आप क्या समझते हैं, या गोत्र संबंधी नियम क्या हैं, या ब्राह्मणों के नियमों का पालन सब जगह हुआ या नहीं, तो किसी तरह भी ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? हमने पढ़ा कि सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम माता के नाम से उद्भूत से चिन्हित किया जाता था। इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी। किंतु फिर भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकार पितृवंशिक होता था। अब ये जो हमने पूरा पढ़ा है, इसका मतलब ये है कि माताएं महत्वपूर्ण थी या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सातवाहन राजाओं के अगर नामों को देखा जाए तो उनका जो नाम है वो माता के नाम से शुरू होता है। अब माता के नाम से शुरू होता है, इससे ऐसा लगता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी। लेकिन हम ये भी सोच सकते हैं कि सातवाहन राजा जो थे उनकी एक से ज़्यादा रानियां हुआ करती थी, यानी कि कोई भी अगर उनका बेटा है तो उसका पिता तो एक ही होगा ना, और माँ तो कोई, अब रानियां बहुत सारी हैं तो हो सकता है इसलिए वो माँ के नाम से उसका नाम शुरू करते हो, वे पता चलेगा वो ये वाली रानी का बेटा था, ये भी बात हो सकती है। तो इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता, माँ के नाम से शुरू होता है, उससे ऐसा भी कह सकते हैं कि माँ को महत्व दिया गया था। और इस तरह अगर हम सोचें कि वो पहचान के लिए माँ का नाम रखते होंगे तो पता चले कौन सी रानी का ये बेटा है। और ये उत्तराधिकार भी पितृवंशिक था, इससे भी माता का महत्व नहीं पता चलता।